आज हम लोग CMA 2 में चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिससे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। वैसे कुछ चैप्टर नंबर 1 से थ्योरी का क्वेश्चन आता है, 2 और 3 से अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 क्वेश्चन एक साथ दे देगा कंबाइन करके, तभी 20 नंबर का बनेगा, नहीं तो 10-10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और इससे भी 20 नंबर का क्वेश्चन श्योर रहता है। अकाउंटिंग रेशियो, रेशियो क्या होता है बाद में हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं। पहले मैथमेटिक्स में आप लोग को रेशियो पढ़ना होता था। रेशियो क्या करता है? रेशियो किसी डेटा को का सबसे मिनिमम फॉर्म होता है। किसी भी संख्या को सबसे छोटे रूप में अगर हम व्यक्त करेंगे, छोटे रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। सबसे छोटा रूप, उससे छोटा हो नहीं सकता। सबसे जो छोटा रूप होगा किसी संख्या का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो रिलेशन को शो करता है। किसको शो करता है? रिलेशन को। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि रमेश कमाता है 600 और गणेश कमाता है 800, तो रमेश और गणेश का रेशियो क्या है कमाने का, तो तभी आप निकाल पाएंगे जब आप उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे। 600:800 मतलब 600 रेशियो 800 करेंगे, काट के छोटा करेंगे, तब ना समझ में आएगा कि इसके कंपेरिजन में ये कितना कमाता है, इसके कंपेरिजन में ये कितना। तो कंपेयर करने के लिए भी रेशियो का इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह से हम लोग अकाउंटिंग में रेशियो पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है बताइए? सबसे मिनिमम फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अगर जो आप अकाउंटिंग डेटा आपके पास है उसको सबसे मिनिमम फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये कहलाता है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो शो करता है मिनिमम फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डेटा, कि जो भी अकाउंटिंग डेटा उसका सबसे मिनिमम फॉर्म क्या है, ताकि कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प हो सके। बताइए, कंपेयर करना है कि उसके बिजनेस का सेल है 6 लाख और मेरे बिजनेस का सेल है 8 लाख। कंपेयर करना है कितना गुना ज़्यादा है। रुपये में तो बता दोगे कि 6 लाख है 8 लाख है सर तो 2 लाख ज़्यादा है, बट कितना टाइम्स ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो बहुत सारे चीज़, जैसे उसका अगर सेल्स के बाद उसका बोलता है सेलिंग एक्सपेंसेज इतना है, हम इसका सेलिंग एक्सपेंसेज इतना है, दोनों का रेशियो बताइए। तो रेशियो सबसे मिनिमम फॉर्म में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको अकाउंटिंग रेशियो भी हम लोग बोलते हैं। अकाउंटिंग रेशियो को प्रेजेंट कैसे करेंगे? रेशियो को प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। पहले रेशियो का लिखते हैं। अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग, अकाउंटिंग रेशियो लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की जगह डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, इन मिनिमम फॉर्म। क्या बोलता है? लेखांकन आंकड़ों को न्यूनतम रूप में व्यक्त करना लेखांकन अनुपात कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, लेखांकन आंकड़ों को न्यूनतम रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? लेखांकन अनुपात। इसका फ़ायदा क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बहुत फ़ायदा इसका है, तभी तो हम लोग रेशियो को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो। रेशियो को कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, अकाउंटिंग रेशियो को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ये आप लोग का टॉपिक है। या टाइप्स ऑफ रेशियो इसको नहीं बोल सकते, प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो ही लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो कैसे प्रेजेंट करेंगे रेशियो को? प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो या अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात का प्रस्तुतिकरण। बताइए, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अकाउंटिंग रेशियो का? कैसे कैसे दिखा सकते हैं अकाउंटिंग रेशियो को? वैसे 3 तरह से ही प्रेजेंट करते हैं। चौथा फ्रैक्शनल रेशियो होता है। सबसे पहला होता है प्योर रेशियो। रेशियो को आप प्रेजेंट कर सकते हैं शुद्ध अनुपात के रूप में। ध्यान दीजिए, प्योर रेशियो में हम प्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो को। दूसरा परसेंटेज में प्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो को। प्रतिशत में। तीसरा हम लोग टाइम्स में प्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो को। टाइम्स मतलब गुना, कितना गुना है।
और चौथा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो को, बट अब फ्रैक्शनल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फ्रैक्शन मतलब समझते हो डेसिमल में आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो वो सब हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। डेसिमल में लाएंगे क्यों, क्योंकि हम सबसे छोटा लाएंगे जब तक डेसिमल ना आए, ठीक है। मतलब ऐसा मत कर देना कि और छोटा करने के चक्कर में डेसिमल में रेशियो को ला देना। तो यही 3 तरीके से करते हैं। प्योर रेशियो को कैसे प्रेजेंट करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन बोल दिया प्योर रेशियो में दिखाई, तो आप लोग सब जानते हैं प्योर रेशियो का एग्जांपल क्या होता है, 2:1, 3:1, यही आप लोग जानते ही हो। रेशियो का मतलब यही जानते हो, प्योर रेशियो। जहाँ लिखा रहता है 7:5, 5:3, ये अनुपात लिखा रहता है ना, 2:1, ये प्योर रेशियो है। तो जब हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बताएंगे कि कुछ रेशियो ऐसे होते हैं जिनको प्योर रेशियो में प्रेजेंट करना होता है, कुछ रेशियो ऐसे होते हैं जिनको प्योर रेशियो में प्रेजेंट करना होता है। यानी उनका जब आंसर आ जाएगा ना, तो उनके आंसर को आप इसी तरह लिखेंगे, जो भी आएगा 5:3, 2:1, 3:5, कोई भी आएगा तो उसी तरह से आप लिखेंगे। दूसरा, कुछ रेशियो ऐसे होते हैं जिनको परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज का एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे 16%, 16% है। खास करके ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में आएगा, जैसे प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये पता करते हैं कि हम सेल का कितना % प्रॉफिट कमाते हैं, तो पता चला 20% कमाते हैं। तो 20% परसेंटेज भी रेशियो होता है। परसेंटेज भी क्या होता है, रेशियो। अच्छा, ये परसेंटेज भले दिख रहा है लेकिन है ये इसी तरह से, ये आपको दिख रहा है परसेंटेज, लेकिन ये इसी तरह से। कैसे, तो 16% का मतलब 16/100, 16/100। अरे इसको कैसे लिखते हैं आप, 2:1 है, इसका मतलब क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और 2/, इसको 1 का हिस्सा 2/1 है, अगर 2:1 है तो 2/1 ना लिखेंगे, या अगर एक करके लिखेंगे तो 2/3, 1/3 ये ना आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे समझना है। अगर आपको 16% है तो 16/100, फिर काट के रेशियो बना लेंगे उसका, और वो भी इसी तरह से दिखेगा। अब कुछ रेशियो ऐसे होते हैं जिनको टाइम्स में हम लोग दिखाते हैं, जैसे लिखा रहता है 5 टाइम, 5 गुना। मतलब उस कंपनी के सेल की तुलना में हमारी कंपनी का सेल 5 गुना ज़्यादा है, तो 5 गुना है तो क्या करेंगे, 5 टाइम्स। अच्छा, 5 गुना को क्या कर सकते हैं, 5:1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर 5 गुना है तो उसको 5:1 लिखा जा सकता है कि आपको अगर 1 रुपया मिलता है तो हमको कितना मिलेगा, 5 रुपया। बात समझ आई। 5 गुना मतलब क्या, आपको 1 रुपया मिलेगा तो हमको 5 रुपये मिलेगा। अगर आपको 2 रुपये मिला तो उसका 5 गुना हमको मिलेगा, तो 2 रुपये का 5 गुना हमको 10 रुपये मिलेगा। तो ये 3 तरीके से आप अपने अकाउंटिंग रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे अकाउंटिंग रेशियो का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो का इम्पोर्टेंस देखते हैं कि क्या फ़ायदा है अकाउंटिंग रेशियो का, क्यों अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन अनुपात का महत्व। पहला, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में सहायक। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। वित्तीय पूर्वानुमान में सहायक। आगे हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। समन्वय में सहायक। आगे हेल्प्स इन कंट्रोल, नियंत्रण में सहायक। हेल्प्स इन इफिशिएंसी अप्रेजल, कुशलता वृद्धि में सहायक।
हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। संप्रेषण में सहायक। हेल्प नॉलेज अबाउट मिसिंग अमाउंट। अज्ञात राशि की जानकारी। एक करके समझिए कि क्या फ़ायदा होगा अकाउंटिंग रेशियो का। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है अकाउंटिंग रेशियो का। पहला, अगर आप अपना अकाउंटिंग रेशियो सही से निकालेंगे तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। क्या, किससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में? तो प्रॉफिट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में, मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में, जो भी आपको बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है उसके लिए अकाउंटिंग रेशियो का ज़रूरत है। अगर रेशियो नहीं निकालेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, और जब आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है तो आप डिसीजन क्या लोगे? फिर वही डिसीजन लोगे कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन अगर हम अपना मान लो सेल्स से रिलेटेड हम निकाले, सेल्स से रिलेटेड कुछ रेशियोज निकाले, तो पता चला कि प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में इस साल मेरा जो सेल इंक्रीज़ किया है वो परसेंटेज ठीक नहीं है। पिछले साल 40% इंक्रीज़ किया था, इस साल हमारा सेल जो है वो 30% इंक्रीज़ किया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, या तो मार्केट मेरे हिसाब से नहीं रहा, या तो हमारे तरफ से कोई कमी रही। तो जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, ढूंढेंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम था, ठीक कैसे करेंगे? तो डिसीजन लेने के लिए आपको किसका ज़रूरत पड़ता है? अकाउंटिंग रेशियो का। प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है, उसके पीछे के रीज़न को ढूंढने के लिए भी आपको अकाउंटिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ता है। दूसरे फर्म से मेरा कंपैरेटिव स्टडी होता है कि उस फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% है, हमारे बिज़नेस का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% है। इसका मतलब अभी भी कुछ कमी है, वो बिज़नेस मेरे से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ये सब कंपैरेटिव स्टडी या ये सब डिसीजन तभी ले सकते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और ये तभी आप ले सकते हैं जब आपके पास अकाउंटिंग रेशियोज़ होगा, तभी तो कंपेयर करेंगे। कंपेयर डेटा से नहीं होता है, कंपेयर होता है रेशियोज से। रेशियो से कंपेयर करेंगे तब आप अच्छे से डिसीजन से ले सकते हैं। उसके बाद है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई अनुमान लगाना है तो उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग रेशियो का ज़रूरत पड़ता है। पिछले 3-4 साल का रेशियो देख लेंगे तो हम लोग फाइनेंशियल फोरकास्टिंग देख लेंगे। रेशियो यहाँ तक बता देगा कि आप अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट का पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्ट का पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सब कुछ बताने वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेशियो है जो आपके फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को बताता है। अब मान लो कोई बिज़नेस हमारे से लोन ले रहा है, या किसी बिज़नेस को हम लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं, तो अपने को चेक करना होगा ना कि उस बिज़नेस का लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट कैपेसिटी क्या है, वो लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो कैसे चेक करेंगे हम? तो एक ही ऑप्शन है, वो है अकाउंटिंग रेशियो। वहाँ हम लोग कौन सा रेशियो चेक करेंगे? सॉल्वेंसी रेशियो से पता करेंगे कि इस बिज़नेस का लॉन्ग टर्म लोन पेमेंट कैपेसिटी क्या है, इस बिज़नेस का आज तक का डेप्ट पेमेंट कैपेसिटी क्या है, ये अपने लोन का टाइम पर पेमेंट करता है कि नहीं करता है। इसके लिए हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो निकालेंगे। तो जितने भी आपको फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना है इस बिज़नेस से रिलेटेड, उसके लिए आपको अकाउंटिंग रेशियो चाहिए। थर्ड क्या है? हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। अगर बिज़नेस में कोऑर्डिनेशन बनाना है सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग रेशियो चाहिए। अगर रेशियो सही है तो अच्छा है, अगर गलत है तो समझिए कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या तो सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट में मिसिंग है जिसके कारण मेरा पूरा फंक्शन सही नहीं हो रहा है। पूरे डिपार्टमेंट का काम फंक्शन सही होना चाहिए। अगर पूरे डिपार्टमेंट में कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो याद रखिएगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसके रिजल्ट के ऊपर। हम लोग जानते हैं हम लोग का शरीर में अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ कमी पड़ जाए ना, तो हम उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर कोई भी वीकनेस हमारे अंदर है छिपा हुआ, तो उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो वो भी हम लोग चेक करते हैं कोऑर्डिनेशन में। हेल्प्स इन कंट्रोल। अगर किसी को कंट्रोल करना है तो क्या करोगे? देखना है कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या करना पड़ेगा। अगर कंट्रोलिंग करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए भी हम लोग रेशियोज देखते हैं। हम परफॉर्मेंस रेशियो चेक करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कैसा काम कर रहे हैं, आप अच्छे वर्कर हैं या नहीं हैं, ये हम रेशियो से चेक करेंगे। आपका परफॉर्मेंस रेशियो निकालेंगे, समझ में आ जाएगा कि आपकी स्थिति अच्छी है या नहीं है। अगर वर्कर को कंट्रोल करना है तो, अगर डेटर को कंट्रोल करना है तो अच्छा उधार नहीं बेचेंगे ज़्यादा। ऐसा डिसीजन आप कब लीजिएगा? जब आप अकाउंटिंग रेशियो देखेगा कि जिसको हम बेच रहे हैं उससे कलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, डेटर कलेक्शन रेशियो बहुत स्लो है,
पेमेंट हम कलेक्शन ही कर पा रहे हैं, तो अब आपको लगेगा कि हम उधार नहीं बेचेंगे। उधार कितना तक खरीदें कि हम पेमेंट कर सके, ये सब बात ध्यान देना चाहिए। और सब डिसीजन कहाँ से ले सकते हैं? अकाउंटिंग रेशियोज। कभी कभी हम लोग ज़्यादा उधार खरीद देते हैं, मालूम है कि नहीं? उधार खरीदते लोन लेने का ऐसा आदत पड़ जाता है। किसी किसी को देखिएगा लोन लेने का ऐसा आदत पड़ जाएगा कि सब काम वो लोन से करेगा, और फिर उसके ऊपर इतना बर्डन वो पड़ जाएगा लोन का कि पेमेंट कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना उसका इनकम है उससे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट आता है। और लास्ट ऑप्शन फिर है कि अब क्या उपाय है? लोन नहीं पेमेंट करने का, फिक्स एसेट बेचना पड़ेगा। क्योंकि दो ही ऑप्शन है, इनकम या तो बढ़ाएंगे तभी लोन पेमेंट होगा। इनकम हम बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास बस की बात नहीं है, वो तो मेरे बॉस के बस की बात है। तो इनकम मेरा बढ़ नहीं सकता और खर्च मेरा बढ़ रहा है। तो अल्टीमेट एक ही गोल होता है, ऑप्शन होता है कि आप प्रॉपर्टी बेचिए और ये लोन कम से कम चुका दीजिए और आगे लोन ना ले। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये सारे कंट्रोलिंग कैपेसिटी हम लोग चेक कर सकते हैं रेशियो से। अगर लगा कि अरे इसका लोन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस कंपनी का लोन ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस लोन हो रहा है, तो तुरंत आप कंट्रोल करो उसके ऊपर। तो कैसे पता चलेगा? जब तक आप रेशियो नहीं निकालेंगे आपको पता नहीं चलेगा मेरा लोन और डेप्ट का जो रेशियो है, डेप्ट और इक्विटी का जो रेशियो भाई सही है कि नहीं। इसके लिए हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे कि टोटल लोन में डेप्ट का कितना पोर्शन है, टोटल लोन में इक्विटी का कितना पोर्शन है, वो भी हम लोग चेक करते हैं। आगे इफ़िशिएंसी अप्रेजल करना, अगर लग रहा है कि कौन वर्कर अच्छा कर रहा है, कौन सा अच्छा फिनांस डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, ये सब का अगर चेक करना है तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? रेशियोज निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी क्या निकालेंगे? रेशियोज निकालेंगे, अगर इफ़िशिएंसी अप्रेजल करना है तो। अब मान लो कोई वर्कर बहुत अच्छा कर रहा है, तो जब हम देखें सारे का रेशियो तो पता चले इस वर्कर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इसका परफॉर्मेंस रेशियो बेटर है, तब हम मानेंगे कि उसको प्रमोशन मिलने की ज़रूरत है। तो कौन वर्कर कितना अच्छा काम कर रहा है, किसकी इफ़िशिएंसी कितनी अच्छी है, उसको चेक करने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, जनता को बताना चाहते हैं अपने बारे में कि पिछले साल से इस साल हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके लिए भी तो रेशियो चाहिए। क्योंकि जनता को क्या दिखाइएगा? खाली बोल देंगे से हो जाए, मान लेगा सब, बोल देंगे कि साल हमारी कंपनी पिछले साल की तुलना में 30% प्रॉफिट कमाई, तो 30% दिखाना पड़ेगा ना कैलकुलेट करके। तो उसके लिए भी अकाउंटिंग रेशियो चाहिए आपको कैलकुलेट करने के लिए। और नॉलेज अबाउट मिसिंग अमाउंट, अगर कुछ मिसिंग है तो आप अकाउंटिंग रेशियो के ज़रिए वो मिसिंग अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अगर लगा कि कोई इन्फॉर्मेशन मेरा अकाउंटेंट नहीं लिख पाया, गलती से छूट गया या किसी कारण से वो मिस हो गया, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी आप अकाउंटिंग रेशियो के ज़रिए निकाल सकते हो। ये सारे काम अकाउंटिंग रेशियो का है, ये इम्पोर्टेंस है अकाउंटिंग रेशियो का। ये इसीलिए लोग अकाउंटिंग रेशियो पढ़ते हैं कॉमर्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, कि ताकि उनको पता चल सके ये सारी जानकारी। तो अकाउंटिंग रेशियो का इम्पोर्टेंस है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, क्या डिमेरिट है, क्या लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो का। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात की सीमाएं। पहला लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन अकाउंटिंग रेशियो का है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का आधार। फ्यूचर एस्टिमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, फ्यूचर एस्टिमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। भूत के आधार पर भविष्य का निर्धारण। तीसरा, लैक ऑफ ज्ञान की कमी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स।
लैक ऑफ क्वालिटेटिव गुणात्मक विश्लेषण की कमी। लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो। एक अनुपात का सीमित प्रयोग। चलिए अब लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या डिमेरिट्स है, लिमिटेशंस है। रेशियोज़ का बहुत सारा डिमेरिट है, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अब देखिए पहला लिमिटेशन, इसलिए रेशियो को परफेक्ट नहीं माना जाता, लेकिन क्या करें, ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो इसी को परफेक्ट मानना पड़ता है। पहला डिमेरिट क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अकाउंटिंग गलत हो गया तो क्या होगा बताओ। अगर हमने अकाउंटिंग ही मिस्टेक कर दिया, मेरा अकाउंटेंट गलत हो गया, गलत अकाउंटिंग कर दिया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट गलत बना दिया, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट नेट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन गलत निकाल दिया, तो सोचिए क्या होगा, पूरा रिपोर्ट गलत हो जाएगा। क्योंकि रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो अकाउंटेंट एक अकाउंटिंग करके दिया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के दिया, उसके आधार पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा रेशियो। अब तो सोचिए कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट गलत निकाल दिया होगा तो रेशियो गलत निकल गया होगा, अगर नेट प्रॉफिट गलत निकाल दिया होगा तो नेट प्रॉफिट रेशियो गलत निकल गया होगा। अब बताइए गलत, अगर गलत रेशियो है वो समझिए गलत डिसीजन मेकिंग करवा देगा, गलत रेशियो गलत डिसीजन मेकिंग कर देगा। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जूनियर जो अकाउंटेंट काम करके लाया है वो परफेक्ट है कि नहीं। अगर आपके इंडस्ट्री में अकाउंटेंट सही नहीं मिला तो आपको बर्बाद कर देगा। जस्ट एग्जांपल समझा देते हैं। अगर कोई डॉक्टर के पास सोचिए कि एक्सरे करने वाला व्यक्ति या ब्लड टेस्ट करने वाला व्यक्ति अगर सही नहीं निकला, अनट्रेंड हुआ, ट्रेंड नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और उसने ब्लड टेस्ट करके रिपोर्ट दे दिया, क्या हो सकता है, बाकी आप समझ लो। अगर उसने गलत रिपोर्ट दे दिया तो डॉक्टर क्या करता है, खुद से ब्लड टेस्ट करता है या उसी के रिपोर्ट के आधार पर मेडिसिन देता है? उसी के रिपोर्ट के आधार पर दवा दे दिया। अब रिपोर्ट में गलती से दूसरा कुछ बता दिया जो था नहीं और दवा उसको दे दिया। अब सोचिए वो मरीज़ क्या करेगा, दूसरा दवा खा रहा है। समझ में आ रहा है? गलती किसकी है, डॉक्टर की नहीं, गलती है जूनियर अकाउंटेंट की। यही जूनियर जो क्या बोलते हैं एक्सरे वाला है या जांच वाला घर वाला जो है उसको। इसका मतलब है कि जूनियर्स जो जितने नीचे जूनियर लेवल में लोग रहते हैं उनका अच्छा होना, परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो परफेक्ट नहीं होंगे तो आपका अकाउंटिंग कभी भी सही नहीं हो सकता, आपका अकाउंटिंग हमेशा गलत होगा। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि हम लोग बेस्ट है, ये पूरा बेस्ट कर है किसके ऊपर, प्रीवियस डेटा के ऊपर, बैकवर्ड डेटा के ऊपर। तो बैकवर्ड डेटा क्या है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। अगर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट गलत बना तो पूरा रेशियो गलत हो जाएगा। ये पहला डिमेरिट है। समझ गए? आप कैसे परफेक्ट कर सकते हो कब आपका रेशियो अच्छा है? हो सकता है आपका पीछे का अगर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट गलत बना होगा तो पूरा रेशियो तो गलत होगा, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि परफेक्ट है। दूसरा क्या, फ्यूचर एस्टिमेट्स ऑन पास्ट बेसिस है। बताइए पास्ट के आधार पर फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं, क्या लगता है ये सही है? आज से 2 महीने पहले का सिचुएशन इकोनॉमी का और आज का सिचुएशन सेम है। अब आप क्या कर रहे हो, 2 महीने पहले के सिचुएशन से आगे का सिचुएशन तय कर रहे हो। क्या लगता है इकोनॉमी में ऐसा ही चलता होगा, कंपनी में ऐसा ही चलता होगा? हो सकता है 2 महीने पहले ख़राब सिचुएशन था, आज इकोनॉमी अच्छा हो गया, तो आप पीछे के आधार पर डिसीजन ले रहे हैं, 1 साल पहले के आधार पर। 1 साल पहले क्या था उसके आधार पर आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। क्या लगता है आपका रिजल्ट सही होगा? 1 साल पहले सोच लो दुनिया कितना तेज़ी से बढ़ रही है, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दुनिया कितना तेज़ी से बढ़ रही है और आप क्या कर रहे हैं, 1 साल पीछे का डेटा के आधार पर आप फ्यूचर डिसाइड करें, तो आप तो लिमिटेड एरिया में ना रहेंगे। फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उस ऑप्शन को छोड़ के सिर्फ पास्ट के डेटा के आधार पर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये भी लिमिटेशन है अकाउंटिंग रेशियो का। अब सवाल है कि अगर ऐसा ना करें तो कैसे सोचें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा ना करें तो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है अपने पास सोचने का, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कैसे आप तय करेंगे फ्यूचर, पास्ट के आधार पर ही तो करेंगे। बात समझ गए? तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है, एक भी डिमेरिट है कि हम पास्ट के आधार पर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। थर्ड क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। जो वर्कर है, अकाउंटेंट हमारा काम करता है जूनियर लेवल में, उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है।
परफेक्ट नॉलेज नहीं, उसको हम सस्ते में उठा लेते हैं। कोई बीकॉम किया वो बंदा उठा लिए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होता नहीं नीचे काम करने वाले लोग डॉक्टर होते हैं क्या? एक्सरे दुकान में काम करने वाला डॉक्टर होता है? नहीं। होना तो चाहिए डॉक्टर, कम से कम उसका एग्ज़ाम पास करके, ज़रूरी नहीं है कि MBBS का एग्ज़ाम पास करे, लेकिन एग्ज़ाम पास करके होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम जगह पे क्या मिलता है बताइए? एग्ज़ाम पास करके, है ना, नॉलेज वाला पूरा ट्रेनिंग लेके आया हुआ कैंडिडेट रहता है या ऐसे सीखा हुआ कैंडिडेट रहता है। तो जब उसको परफेक्ट नॉलेज ही नहीं तो रिपोर्ट आपको क्या देगा? तो ये भी एक परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए जिससे हमको सही रिपोर्ट पता चल सकता है। उसके आगे क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं तय हुआ है, और नहीं तय हुआ है उसके कारण कोई रिपोर्ट अच्छा नहीं मिलता है, तो स्टैंडर्ड्स भी ज़रूरी है। उसके आगे क्या है? लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें सिर्फ क्वांटिटी की बात होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, मालूम होना चाहिए। सिर्फ क्वांटिटी के, रेशियो, क्वांटिटी, रुपया पैसा का खाली बात होता है, क्वालिटी की बात ही नहीं होती। तो यहाँ क्वालिटी की बात आप नहीं कर सकते मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। उसके नीचे क्या है? लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल रेशियो। अगर एक रेशियो निकालते हैं तो उसका लिमिटेड यूज़ है। अच्छा बताइए, एक रेशियो निकाल दिए तो हर जगह वही रेशियो यूज़ करेंगे? आज यूज़ किए, फिर 2 महीना बाद यूज़ किए, फिर 3 महीना बाद वही रेशियो यूज़ करेंगे, या एक लिमिटेड यूज़ होगा? क्यों लिमिटेड यूज़ होगा? क्योंकि समय बीतने के साथ साथ सब कुछ बदलता है। समय बीतने के साथ साथ सब कुछ बदलता है, और आप पीछे वाले एक रेशियो को पकड़ के और उसी के आधार पर डिसीजन ले रहे हैं, फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, तो आपका कंपनी का फ्यूचर हमेशा डार्क ही रहेगा, फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक रेशियो का सिंगल यूज़ होता है। अब बताओ जी, हम लोग PhD कर रहे हैं तो क्या करेंगे? नया डेटा लाना छोड़ के पुराने एक डेटा कोई लाया है उसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। क्या लगता है रिजल्ट सही होगा? आज से 2 महीना पहले सिचुएशन कुछ अलग था, उसका डेटा कुछ अलग था। आज जो सिचुएशन है उसके आधार पर डेटा आना चाहिए, उसके आधार पर हमको रिजल्ट देना चाहिए, तभी हमारा सब कुछ सही होगा। तो ये बात ध्यान देना है कि एक सिंगल रेशियो का सिंगल यूज होता है, लिमिटेड यूज होता है, उसको हर जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग रेशियो का। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। 4 तरह का अकाउंटिंग रेशियो होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात का वर्गीकरण। सबसे पहला आप लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लाभदायकता अनुपात। दूसरा यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, वो नीचे ऊपर करके लिख दे रहे हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। परफॉर्मेंस और एक्टिविटी रेशियो। निष्पादन और क्रियाशीलता अनुपात। तीसरा रेशियो होता है फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो। फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, इसी को बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। वित्तीय स्थिति अनुपात और इसी को और अथवा शोधन क्षमता अनुपात बोलते हैं। शोधन क्षमता अनुपात। और चौथा रेशियो होता है लिक्विडिटी रेशियो। हालांकि शोधन क्षमता अनुपात के अंदर ही सॉल्वेंसी रेशियो नहीं लिखिए, इसी के अंदर 2 रेशियो मान लेते हैं। इसको आप हटा के इसको ठीक कीजिए, इसी के अंदर 2 रेशियो कर देते हैं। तो 3 ही तरह का रेशियो है। फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो वे वित्तीय स्थिति अनुपात होगा, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो।
हालांकि अलग अलग होता है, फिर भी चलिए लिख लेते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो वित्तीय स्थिति अनुपात, इसके अंदर हम लोग को दो रेशियो पढ़ना होगा। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो तरलता अनुपात, और दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो। शोधन क्षमता अनुपात। अब ध्यान दीजिएगा करके कि किस रेशियो को किस में प्रेजेंट करते हैं। तो जो प्योर रेशियो होगा, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा, इसमें इसको किस में प्रेजेंट करेंगे, इसको परसेंटेज में प्रेजेंट करेंगे। यहाँ लिख देते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को किस में प्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में। इसका आंसर जब भी आएगा परसेंट में लिखेंगे, 10%, 15%, 20%। परफॉर्मेंस रेशियो को टाइम्स में प्रेजेंट करते हैं। किस में प्रेजेंट करते हैं, टाइम्स में। इसका आंसर जब भी आएगा लिखेंगे 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स, जो भी। इन दोनों को प्योर रेशियो में यहाँ पे लिख देते हैं। इसको किस में प्रेजेंट करते हैं, प्योर रेशियो में। दोनों इसी में आ जाता है। तो दोनों, तो ये नीचे का ना पोर्सन है। मेन हम लोग का रेशियो कौन है, 3 ही ना टाइप हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस जिसको एक्टिविटी वो बोलते हैं, और तीसरा क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो। तो फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो प्योर रेशियो में दिखेगा, परफॉर्मेंस रेशियो का आंसर टाइम्स में दिखेगा, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आंसर परसेंटेज में दिखेगा। कोई दिक्कत है? अब हम लोग एक एक करके सबके फॉर्मूले के बारे में लिखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर कौन कौन सा पढ़ना है और क्या उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला डिस्कस करना, और फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। फॉर्मूला याद हो गया तो सबसे आसान चैप्टर में से ही आएगा। कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।